शुरू करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी का रिवीजन, और इसमें पढ़ने वाले भारत की मृदा। इसका परिचय है भूपृष्ठ की ऊपरी सतह जिसका विकास यांत्रिक या रासायनिक अवक्षय अपरदन एवं जलवायु के तत्वों जैसे तापमान है, जल है के द्वारा होता है, मृदा कहलाती है। तो ऊपरी सतह होती है यानी भूमि पृष्ठ की ऊपरी सतह, इसका जिसका विकास यांत्रिक या रासायनिक अवक्षय अपरदन और जलवायु संबंधी तापमान या जल के द्वारा होता है, मृदा कहलाती है। वस्तुतः प्राकृतिक वातावरण में प्रत्येक तत्व मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने से हो जाने से मिट्टी का निर्माण आरंभ होता है। तो जब चट्टान टूट फूट जाती हैं तो उनसे मिट्टी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के निर्माण में प्राकृतिक धरातल की प्रकृति यानी जीव जंतु वनस्पति समय चट्टानों की स्थिति जलवायु के तत्वों में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी तत्व स्वतंत्र रूप से मृदा निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। भारत में अनेक प्रकार की चट्टानें जलवायु वनस्पति जीव जंतु आदि भिन्नताओं के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। तो बहुत सारी चट्टानें होती हैं, वनस्पति होते हैं, जीव जंतु होते हैं, भिन्नताओं के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश के लिए उर्वर मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी देश की मिट्टी उर्वर होती है तो वहाँ कृषि अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है। एक और भारत के विशाल मैदान तटीय मैदान दोनों की मिट्टियों की जो उन्नति कृषि को प्रोत्साहन करती है। तो भारत में क्या है, भारत की विशालता है, यहाँ मैदान है, उत्तर भारत के मैदान है और तट के मैदान है, तो दोनों में मिट्टी उन्नतिशील है और कृषि को प्रवक्ता है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में कम गहरी और मोटे कणों वाली मिट्टी, राजस्थान में शुष्क प्रदेश की मिट्टी है जो समृद्ध कृषि आधार प्रदान करने में असक्षम है। यही कारण है कि यह प्रदेश कम घने बसे हुए हैं और मिट्टी संबंधी विशेषताओं में पाई जाने वाली भिन्नता के कारण दोनों क्षेत्रों के विकास स्तर में अंतर है। इतना स्पष्ट है कि किसी भी प्रदेश के विकास में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया यानी मिट्टी किस तरह से बनती है, तो मृदा निर्माण 5 कारकों में योगदान होता है, जैसे चट्टानों की स्थानीय चट्टानें हैं, स्थान की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, धरातली की स्थिति और समय, इन सब का महत्वपूर्ण स्थान होता है मिट्टी के निर्माण में। तो पहली कारक है चट्टान। धरातल पर फैली चट्टानों के अवक्षय से मिट्टी के निर्माण में सहायक मूल पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो चट्टान के अवक्षय होता है तो इससे मिट्टी के निर्माण में सहायक मूल पदार्थों की प्राप्ति होती है। यदि चट्टानों से निर्मित मिट्टी स्थानीय रूप से मिलती है, तो चट्टानें जहाँ होती हैं तो वहाँ स्थानीय रूप से मिलती है वहाँ मिट्टी, तो इसका रंग गहरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से अपनी मूल चट्टान की विशेषता रखती है। तो जो मिट्टी होती है वो अपनी मूल चट्टान से विशेषता रखती है। लाल लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, वनों की भूरी मिट्टी इस प्रकार की मिट्टियों में प्रमुख है। दूसरी ओर यदि मिट्टियों का निर्माण नदियों के निक्षेपों से होता है तो उस स्थिति में मूल चट्टानों से मिट्टी का संबंध काफी कम रह जाता है। तो जब मिट्टी से उसका संबंध कम होता है। फिर है मूल चट्टान विशेषता रखती है। लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, वनों की भूरी मिट्टी इस प्रकार की मिट्टियाँ मुख्य हैं। दूसरी ओर यदि मिट्टियों का निर्माण नदी निक्षेपों से होता है तो मूल चट्टानों से मिट्टी संबंध काफ़ी होता है। यदि मूल चट्टानों से निर्माण हुआ है तो वहाँ उस मिट्टी का संबंध काफ़ी मूल चट्टानों से मिट्टी का संबंध काफ़ी दूर है तो कम होता है। विशाल मैदान में जो मिट्टियाँ पाई गई हैं वह हिमालय की चट्टानों के नदियों द्वारा अपक्षय से प्राप्त है पदार्थों द्वारा निर्मित है। इसीलिए ये मिट्टियाँ महीन कण वाली और गहरी हैं और उपजाऊ भी हैं। फिर धरातली स्थिति, मिट्टी के निर्माण में धरातली स्थिति का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। धरातल के ढाल की भिन्नता उस क्षेत्र के जल प्रवाह की दशा और दिशा को तय करती है। किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपरदन की मात्रा, कहीं भी क्षेत्र है कोई भी क्षेत्र तो होने वाले अपरदन की मात्रा मुख्य रूप से
मुख्य रूप से उच्चावच एवं ढाल की प्रकृति पर निर्भर करती है। इन विशेषताओं में भिन्नताओं के कारण भारत की मिट्टियों के कई रूप प्राप्त होते हैं। तो भारत की जो मिट्टी है, तो भारत की मिट्टी के कई रूप प्राप्त होते हैं। समधरातल वाले क्षेत्रों में मिट्टी की परत गहरी और विशाल मैदान और तटीय भागों की मिट्टियों की परतें मोटी होती हैं। तो जो समधरातल होता है तो वहाँ मिट्टी की मोटी परत होती है, विशाल मैदान तटीय भागों में मोटी की परत मोटी होती है, जबकि पठारी और पर्वतीय स्थानों में धरातल पर निक्षेपण कम होने से पतली मिट्टी पाई जाती है। तो पहाड़ों पर पठारों पर कम मिट्टी होती है। फिर जलवायु कारक होता है। तो जलवायु के तत्व मिट्टी के निर्माण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु के तत्वों के अंतर्गत वर्षा, तापमान मिट्टी को प्रकार का निर्धारण करते हैं। तो वर्षा करता है और तापमान प्रभाव मिट्टी के प्रकार का निर्धारण करते हैं। इसमें अतिरिक्त महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मिट्टी के निर्माण की स्थिति को वर्षा की मात्रा और ऋतुवत वितरण बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। तो वर्षा की जो मात्रा होती है उसमें ऋतुवत वितरण होता है और बड़ी मात्रा में बड़ी सीमा तक प्रभावित करता है। यदि किसी स्थान की जलवायु ठंडी और नम होती है तो वहाँ मिट्टी में अधिक गहरी होती है। तो यदि किसी स्थान की जलवायु ठंडी है और नम है तो वहाँ मिट्टी अधिक गहरी और खनिज रसायन पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं। जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी में घुले हुए पदार्थ बहकर बाहर निकल जाते हैं। यही कारण है कि खनिज एवं रासायनिक पदार्थों की कमी हो जाती है उस मिट्टी में। जहाँ पानी अधिक होता है तो वहाँ मिट्टी में खनिज पदार्थों और रसायनों की कमी हो जाती है। और जलवायु विभिन्न प्रकार की वनस्पति जैसे सूक्ष्म जीवों के प्रकारों को भी निर्धारित करती है, जिसका प्रभाव मिट्टी की विशेषता पर पड़ता है। तो जलवायु संबंधी कारक है। पर प्राकृतिक वनस्पति मिट्टी में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति भी अत्यधिक उत्तरदायी होती है। मृदा निर्माण में वास्तविक प्रक्रिया और इसका विकास वनस्पति की वृद्धि के साथ ही प्रारंभ होता है। जैसे वृक्षों के सड़े हुए पत्ते मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में सहायक होते हैं, साथ ही अत्यंत आवश्यक जीवाश्म तत्व प्रदान कर मिट्टी को समृद्ध भी करते हैं। इसीलिए सघन वन वाले वृक्षों में मिट्टी की उर्वरकता काफ़ी अधिक होती है। अब समय का भी प्रभाव होता है, यानी मिट्टी का विकास चरणबद्ध क्रम में होता है। मिट्टी शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। इस तरह मिट्टी के विकास में समय अति महत्वपूर्ण कारक है। समय के साथ मृदा का उपजाऊपन बढ़ता है। मिट्टी की विशेषताएं क्या हैं? भारत में मिट्टी है जो उसकी विशेषताएं, तो अपनी रचना में भारतीय मिट्टियाँ अनेक देशों की मिट्टियों से भिन्न है, क्योंकि ये बहुत पुरानी और पूर्णतः परिपक्व हैं। भारत की अधिकांश मिट्टियाँ प्राचीन जलोढ़ जो न केवल पैतृक चट्टानों के विखंडन से बनी हैं, वरन इनके निर्माण में जलवायु संबंधी कारक और जल परिवहन का भी हाथ रहा है। तो पैतृक चट्टानों से बनी हैं और पारंपरिक हैं, यानी परिपक्व भी हैं, और जल का प्रवाह निर्माण जलवायु संबंधी कारकों का प्रभाव है। फिर पहाड़ी भागों में मिट्टी का आवरण हल्का फैला है। पठारी भागों में हल्की फैला है। मैदानी क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में गहरा फैलाव है। फिर प्राय सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन और जीवाश्म वनस्पतिक अंश यानी खनिज लवणों की कमी पाई जाती है। हालांकि फास्फेट पोटास की कमी समानता नहीं है। तो फास्फेट और पोटास की कमी नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन जीवाश्म वनस्पति खनिज लवण की कमी है मिट्टियों में भारत में। फिर मिट्टियों के तापमान ऊंचे पाए जाते हैं। मिट्टियों के तापक्रम ऊंचे पाए जाते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय मिट्टियों की तुलना में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस अधिक होते हैं। इसमें चट्टानों के टूटते ही रसायन विघटन शीघ्र आरंभ हो जाता है। भारत में मिट्टी का वर्गीकरण, तो विशाल भूक्षेत्र होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारतीय मिट्टियों का उचित वर्गीकरण करने के कई आधार हो सकते हैं। हालांकि इनके आधार
पर किया गया वर्गीकरण पूर्णतः उपयुक्त नहीं है, लेकिन रसायन शास्त्री मिट्टी का वर्गीकरण अपने रासायनिक तत्वों तथा रासायनिक आवश्यकताओं के आधार पर करते हैं। व्यवहारिक रूप में मिट्टियों की संरचना पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो रसायन शास्त्री रसायन के आधार पर करते हैं और संरचना पर ध्यान नहीं देते। मिट्टी के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार उपजाऊ शक्ति है। तो इसके आधार पर मिट्टी 4 वर्गों में विभाजित किया है: अधिक उपजाऊ, उपजाऊ, कम उपजाऊ और अनउपजाऊ। और फिर मिट्टी के कणों के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो मिट्टी की वर्गीकरण किया गया जिसमें चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालू और रेतीली मिट्टी। फिर रंगों के आधार पर है। तो रंगों के आधार पर काली, पीली, लाल, भूरी मिट्टियों को मान्यता प्राप्त है। कुछ मिट्टियाँ किसी विशेष फसल के लिए विख्यात होती हैं, अतः उन्हें उन फसलों के साथ जोड़ा जाता है। जैसे दक्षिणी पठार की काली मिट्टी को कपास की मिट्टी, असम की पहाड़ी की मिट्टियों को चाय की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की है। तो भारत की जो कृषि है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसने 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग यानी मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की, जिसने भारतीय मिट्टियों का निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो उसने जलोढ़ मिट्टी, जो अनुसंधान परिषद है 1963, उसने भूमि का वर्गीकरण किया। तो उसमें जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल है, लैटेराइट है। फिर वन पर्वतीय मिट्टी है, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी है, लवणीय क्षारीय मिट्टी है, पीटीय दलदल युक्त मिट्टी। इस तरह से वर्गीकरण है। तो भारत की मिट्टियों का जो संरचना है कि किस तरह की मिट्टियाँ हैं। भारतीय मृदा का वर्गीकरण। पहली मिट्टी पढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी। इसे कांप मिट्टी कहते हैं। मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटी के बाढ़ के मैदान में डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। यद्यपि इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फेट, वनस्पति अंश की कमी होती है। तो नाइट्रोजन है, फास्फेट है और वनस्पति अंश है, तो उनकी कमी है। फिर भी यह मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, क्योंकि नदियाँ कई प्रकार के सेल चूर्ण बहाकर ले आती हैं, जिससे बहुत रसायन तत्व मिलते हैं। गंगा सतलज मैदान में इस मिट्टियों का बना हुआ है। तो गंगा और सतलज का जो मैदान है, इन्हीं मिट्टियों से बना है। इसकी गणना विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदान में की जाती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टाई भागों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। यहाँ डेल्टाई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह मिट्टी असम घाटी, गुजरात और पश्चिम तटीय मैदानों में भी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, जो भारत है, और ये भारत के क्षेत्रफल के लगभग 45.6% भाग परिवर्तित है। तो 45.6% भाग पर वितरित है। और इन मृदाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। खादर मृदा। तो मृदाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। खादर मृदा, यह मृदा वर्षा काल में बार बार बाढ़ की चपेट में आती है। तो जो खादर मृदा है, तो वर्षा काल में बार बार बाढ़ की चपेट में आती है, जिसके कारण नए जमाव होते रहते हैं। इसके कारण इस मृदा की उर्वरकता बनी रहती है। इसमें चूनेदार पत्थर की कमी तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा विद्यमान होती है। तो इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा विद्यमान रहती है। इसमें चूनेदार पत्थर की कमी है। और इस मृदा में लवणीय क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं। इसे स्थानीय भाषाओं में रेकल्ला के नाम से जाना जाता है। फिर भांगर मृदा, यह बाढ़ के स्तर के ऊपर की मृदा है, बीहड़ कहते हैं। यह अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। इसमें गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का, दलहन 4 फसलें या सब्जियों के उपज हेतु उपयुक्त होती है। इसमें ह्यूमस, चूना और फास्फोरिक अम्ल पदार्थ, जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते, पोटेशियम की कमी होती है। अब जलोढ़ मिट्टी के प्रकार।
जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। स्थानीय संरचना उपजाऊपन के आधार पर जलोढ़ मिट्टियों को निम्नलिखित उपविभागों में बांटा गया है। तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं यहाँ। उपजाऊपन के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित उपविभागों में बांटा गया है। नवीन जलोढ़ मिट्टी। नदी जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टियाँ नदी घाटी में मिलती हैं। इनका अधिकतम विस्तार भारत की उत्तरी मैदान में पाया गया है। तो ये घाटियाँ हैं जो ये मिट्टी नदी घाटी में मिलती हैं और अधिकतम विस्तार भारत के उत्तरी मैदान में पाया जाता है। यहाँ पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों ने विस्तृत क्षेत्र में तलछट का निक्षेप किया है। तो जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है उन्होंने यहाँ क्षेत्र में नदी घाटियों में इनका निक्षेप किया है, जिसके कारण इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। ये उपजाऊ मिट्टी हैं और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। तो नदी की मिट्टियाँ हैं। फिर तटीय जलोढ़ मिट्टी। ये भारत के समुद्री तटों में पाई जाती हैं। इसका निर्माण मुख्यतः समुद्री लहरों के निक्षेप की क्रिया द्वारा हुआ है। यह तटीय जलोढ़ मिट्टी चावल, नारियल के लिए उपयुक्त है। पूर्वी तट पर अधिकांश भाग, पश्चिम तट के उत्तरी भाग यानी खम्बात की खाड़ी, मुंबई तक के जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी। तो भारत की लगभग सभी नदियाँ यानी नर्मदा, ताप्ती को छोड़कर समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं और गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा हैं। यह इसके पश्चात बंगाल और बांग्लादेश में मतलब विस्तृत है। दक्षिण भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा बनाती हैं। इन भागों में डेल्टाई मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इन मिट्टियों में चीका की प्रधानता होती है, जिससे यह जल को काफ़ी देर तक अपने अंदर संजोए रखने में सक्षम होती है। अतः इन मिट्टियों की गणना विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में की जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा चावल, पटसन की कृषि के लिए विश्व विख्यात है और अन्य डेल्टा क्षेत्रों में चावल की कृषि प्रचुर मात्रा में होती है। फिर तराई मिट्टी। यह उत्तर भारत के भावर के दक्षिण में तराई प्रदेशों ये लगभग 56,600 वर्ग किलोमीटर में तो तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन जैव पदार्थों की प्रचुरता है और फास्फेट की कमी है। तो तराई मिट्टी है ये। तो भावर के दक्षिण जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ तराई पाई जाती है। तो इस तरह ये मिट्टी है और इस पर ऊंची घास, घने वन उगते हैं। यही तराई क्षेत्रों में उगते हैं। अधिकांश वनों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। ये मिट्टी गेहूं, चावल, गन्ना, पटसन, सोयाबीन की कृषि के लिए उपयुक्त है। जम्मू कश्मीर की भूमि सीमा में पुरानी दामोदर मिट्टी पाई जाती है, जिससे कई नदियों द्वारा अलग खंडों में विभाजित किया गया है। इसे करेवा कहते हैं। काली मिट्टी। तो काली मिट्टी इसे रेगुण मिट्टी कहते हैं। यह भारत की तीसरी महत्वपूर्ण मृदा है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। इसमें कई प्रकार के खनिज विद्यमान हैं, जैसे लोहा, मैंगनीज, चूना, एल्युमिनियम प्रमुख हैं। इस प्रकार ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है तथा कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ है। इसीलिए इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। इसका विस्तार पश्चिम एवं मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग तथा अरुणाचल के पश्चिम भाग में हुआ है। वह नमी धारण करने की पर्याप्त क्षमता के लिए सिंचाई के अधिक आवश्यकता नहीं होती। तो नमी धारण इसकी करने की अच्छी क्षमता होती है, यानी बहुत ज़्यादा नमी धारण कर लेती है, इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी जब सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं और मिट्टी के कण टूट टूट कर इन दरारों में भरने लगते हैं और मिट्टी बारीक हो जाती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की प्रचुरता है और नाइट्रोजन, फास्फेट जैविक पदार्थों की निम्नता है। नाइट्रोजन, फास्फेट की कमी है। फिर लाल मिट्टी।
मिट्टी। तो यह मिट्टी मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के दक्षिण में पाई जाती है। भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है। कुल मृदाओं में 18.6% मृदा है लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी भाग में फैली हुई है। ये मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छोटा नागपुर के पटा, पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम भाग में, बीरभूमि और बांकुड़ा और मदनापुर जिले में, मेघालय, खासी, जयंतिया, गारो पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी नागालैंड में, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, मिर्जापुर, बांदा, झांसी जिले में मतलब ये है। राजस्थान के अरावली पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों तथा दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में ये मिलती है। तो लाल मिट्टी है ये। लाल मिट्टी का निर्माण प्राचीन रवेदार रूपांतर चट्टानों के अवक्षय अपरदन से हुआ है, यानी प्राचीन जो रवेदार चट्टानें थी उनके अवक्षय से। इसमें लाल रंग का कारण फास्फेरिक ऑक्साइड है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने की प्रधानता है। लोहा है, एल्युमिनियम है और चूने की प्रधानता है, परंतु जीव एवं वनस्पति के अंश फास्फेट की कमी है। तो जीवाश्म मतलब जीव के अंश फास्फेट की कमी है। कहाँ जहाँ कहीं यह मिट्टी बहुत ही छोटे छोटे कंकड़ों की बनी है वहाँ काफ़ी उपजाऊ है। तो छोटे कण की बनी है वहाँ उपजाऊ है, लेकिन अन्य जगहों में मिट्टी की तहों में पानी न रुकने के कारण यह प्रायः बंजर रह गई है। इस मिट्टी में अधिकतर बाजरा ही पैदा होता है, किंतु निचले भागों में लाल मिट्टी उपजाऊ होने के कारण कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज आदि उपयुक्त है। और फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास की कमी। तो नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास की कमी है। फिर है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी, तो लैटेराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ ईंट है। यह मिट्टी ईंट जैसी लाल रंग की होती है। इसका निर्माण मानसून की जलवायु विशिष्ट परिस्थितियों में होता है, यानी मानसून जलवायु आर्द्र और शुष्क ऋतु में। जब मानसून आता है तो बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, जिसके कारण मिट्टी का जन्म होता है। तो आर्द्र और शुष्क ऋतु के क्रमिक परिवर्तन के कारण मिट्टी में सिलिका की कमी हो जाती है, यानी रेत जो बारीक कण होते हैं वो कम हो जाते हैं, सिलिका की कमी हो जाती है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, चूना, फास्फेट तथा मैंगनीज की कमी होती है। तो नाइट्रोजन, चूना, फास्फेट की कमी होती है। इसके अतिरिक्त उपजाऊ शक्ति कम रहती है, तो उपजाऊ कम होती है। लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। कुछ भागों में यह मिट्टी ककरीली छिद्रयुक्त है। यह कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। तो ककरीली है, छिद्रयुक्त है और कृषि के लिए उपयोगी नहीं, परंतु इसमें घास झाड़ियाँ खूब उगती हैं। यह मिट्टी पश्चिम घाट, छोटा नागपुर पठार और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम पर्वतीय क्षेत्रों में राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। इससे भवन निर्माण के लिए बहुत उपयोग होती है। और उच्च भागों में इस मृदाएं अधिक अम्लीय होती हैं। काजू की खेती में ये मृदाएं अच्छी होती हैं। फिर वन और पर्वतीय मिट्टी, तो ये मिट्टी पर्वतीय भागों के वन आच्छादित क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय जो भाग होते हैं उनके वन आच्छादित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में इन मिट्टियों का विस्तार मिलता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में भी ये मिट्टियाँ कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। अधिकांश पर्वतीय मिट्टियाँ टर्सरी युग की चट्टानों का अपक्षय होने से बनती हैं। तो टर्सरी जो युग है उसमें टर्सरी युग की चट्टानों का अपक्षय होने से बनती हैं। इन मिट्टियों में पत्थर, कंकड़ आदि प्रचुर मात्रा में होती है। तो ये इस मिट्टियों में कंकड़ पत्थर प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये मृदाएं अम्लीय होती हैं और तथा इसमें ह्यूमस की निम्नता होती है। तो ये मृदाएं जो है अम्लीय होती हैं और इसमें ह्यूमस की निम्नता होती है। फिर शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी,
ये मिट्टियाँ 50 सेंटीमीटर, जो मरुस्थलीय और शुष्क मिट्टी है इसमें 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है और कम वर्षा वाले इलाकों में मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक, यानी रेत अधिक होती है, हुमस की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे अधिक उपजाऊ नहीं होती और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम पंजाब और दक्षिण पश्चिम हरियाणा में पाई जाती है। इसमें नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है परंतु शीघ्र ही घुल जाती है। तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि पैदा होती हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने यह सिद्ध किया है कि जल की उचित अवस्था होने पर यह मिट्टी अच्छी फसल दे सकती है। इस नहर के कमान क्षेत्र में फसल उगाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। तो इस मिट्टी से अब फसल उगने लगी है। अब है लवण या क्षारीय मिट्टी। लवण जहाँ हो जाता है और क्षारीय तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में लवण या क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। इन्हें बाद में रेह कल्लर ऊसर थूर या कार्ल चोपन आदि नामों से पुकारा जाता है। नहरों द्वारा सिंचाई और उचित भूमिगत जल स्तर इलाकों में केशिगत क्रिया द्वारा भूमिगत लवण धरातल पर आ जाते हैं। तो यानी भूमि में जो लवण होते हैं वो धरातल पर आ जाते हैं सिंचाई के कारण और मिट्टी को अनउपजाऊ बना देते हैं। और पंजाब में भूमि का एक बड़ा भाग ऊसर से प्रभावित है। गुजरात में खम्बात की खाड़ी में के इर्द गिर्द ज्वार भाटा द्वारा निर्मित नमक का जमा होता है, वहाँ भूमि बंजर हो जाती है। तो मतलब क्षारीय तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो लवड़ी मिट्टी है। फिर दलदल पीट या दलदल युक्त मिट्टी। पीट मिट्टियाँ अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में अधिक जैव पदार्थ के जमा होने से बनती हैं। इनमें घुलनशील तत्व अधिक होते हैं और जैव पदार्थ भी 10% से 40% होते हैं। तो लवड़ी युक्त दलदल युक्त होती हैं जो, इसमें 40% तक इसमें जैव पदार्थ भी 10 से 40% तक होते हैं और घुलनशील तत्व इसमें होते हैं। दलदली मिट्टियों में वनस्पति तत्व अधिक, वनस्पति भी अधिक होती है और जैव पदार्थ भी अधिक होते हैं। ये मिट्टियाँ मुख्य रूप से पश्चिम तटीय मैदान, जो पश्चिम के तट के मैदान में पाई जाती हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु के तट पर या पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में अधिक पीट मिट्टियाँ जल में ज़्यादातर जल में डूबी रहती हैं, परंतु वर्षा ऋतु समाप्त होने पर चावल की फसल बोई जा सकती है। अब मृदा अपरदन क्या है? मृदा का अपरदन किस तरह होता है, तो मृदा अपरदन के बारे में पढ़ना। भारतीय मिट्टी की उर्वरक शक्ति प्रति वर्ष गिरती जा रही है। इसके अतिरिक्त कई भागों में मिट्टियाँ कटकर समुद्र में बह जाती हैं। भारत में भूमि अपरदन की गंभीर समस्या है। भूमि की सतह पर ही वनस्पति जन्य रासायनिक तत्व एकत्र रहते हैं। तो भूमि पे वनस्पति के तत्व हैं एकत्र रहते हैं, जिससे पौधे को पोषण मिलता रहता है। एक बार यह ऊपरी सतह नष्ट हो जाने पर भूमि की उर्वरक शक्ति क्षीण हो जाती है। ऊपरी सतह पर जो पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ किसी प्रकार की वनस्पति पैदा होना कठिन होता है। पिछले 60 वर्षों में देश की पर्वतीय या अरावली प्रदेश, दक्षिण पठारी भाग, अधिकांश मैदान भागों में वनों की अत्यधिक कटाई की गई है और पानी तथा पवन द्वारा मिट्टी के अपरदन, तो पानी के द्वारा अपरदन होता है, फिर पवन वायु के द्वारा अपरदन होता है। गति निरंतर अपरदन की गति बढ़ती रही है, जिससे वर्तमान में मृदा अपरदन की समस्या काफ़ी गंभीर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की 60% भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इस मृदा अपरदन के कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण उत्तरदायी हैं। तो मृदा अपरदन का कारण प्राकृतिक दोनों हैं। मृदा अपरदन की समस्या को प्रभावित करने वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो मध्य भारत में चंबल, यमुना, उसकी सहायक नदियों की घाटियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश है तो मध्य भारत है, तो मध्य भारत में चंबल, यमुना और उसकी सहायक नदी की घाटी हैं। इन क्षेत्रों में मृदा है अपरदन होता है।
इसमें इस क्षेत्र में भूमि का बड़ा भूभाग मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इसमें अधिकतर क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। यह भाग अवनालिका अपरदन की बुरी तरह से प्रभावित है। तो मृदा अपरदन में चंबल वाला, यमुना और नदियों घाटियां हैं, और अवनालिका अपरदन बुरी तरह से है। यहाँ मिट्टियाँ काफ़ी हल्की और वनस्पति के आवरण के अभाव में मृदा अपरदन काफ़ी तीव्र गति से होता है। यहाँ 15 से 20 फीट तक की गहराई में खड्ड बीहड़ बन गए हैं। चंबल के खड्डे इनका मुख्य उदाहरण है। तो चंबल में भी खड्डे बन गए 15-20 फीट गहरे। उत्तर पूर्वी भारत, इससे रेंगती मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। इस भाग की 60% भूमि गंभीर रूप से मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। तो यहाँ 60% जो भूमि है मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इस कारण वनों की कटाई, झूम और सीढ़ीनुमा कृषि तथा भारी वर्षा है। हिमालय या शिवालिक श्रेणी, वनों की कटाई एवं कृषि कार्य के विस्तार के कारण असम और कुमायूं हिमालय में अपरदन की समस्या बढ़ गई है। तो कुमायूं हिमालय जो है उसमें अपरदन की समस्या बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में इस समस्या का कारण अतिचरण है। तो हिमालय में अतिचरण के कारण हिमालय एवं शिवालिक क्षेत्र है। तरह छोटा नागपुर प्रदेश, इस क्षेत्र में मृदा अपरदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण वनों की कटाई है। तो छोटा नागपुर पठार में वहाँ भी हो रहा है, तो वन कट गए हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो राजस्थान जिले आते हैं, जहाँ वायु द्वारा अपरदन की क्रिया प्रभावित होती है। तो मृदा अपरदन के कारण है। मिट्टी की उर्वरकता कमी के कारण क्या है कि मिट्टी जो है उर्वरक क्यों नहीं है? तो पोषक तत्वों का ह्रास है, यानी फसल कटने के क्रम में पोषक तत्वों का ह्रास है। फिर अपरदन यानी उर्वरकता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास, ऊपरी सतह ह्रास हो जाता है। दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन है, निस्छालन यानी भारी वर्षा के कारण, और कृषि भूमि पर अति उपयोग होता है। तो उर्वरकता की वृद्धि के लिए इन कारणों पर नियंत्रण के साथ सिंचाई और फसलों की आवश्यकता अनुसार खाद डालना आवश्यक है। भारतीय मिट्टी में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश की कमी होती है, और कार्बनिक खादों और उर्वरकों को डालकर इस मिट्टी को पूरा किया जाता है। चक्रीय कृषि, मिश्रित कृषि आदि से मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन होता है तो मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्न हैं। वर्षा की प्रकृति का वितरण, तो ये कारण है, यानी मृदा अपरदन क्यों होता है। मृदा अपरदन के कारण, तो वर्षा की प्रकृति एवं वितरण। मृदा अपरदन के लिए भारी मात्रा में होने वाली वर्षा उत्तरदायी है। मूसलाधार वर्षा की स्थिति में जहां धरती में जल सोखने की अवसर नहीं मिल पाता और मृदा व्यापक रूप से भारी अपरदन करती है। तो उच्च वेग की हवाएं, यानी अर्ध मरुस्थलीय भागों में चलने वाली उच्च वेग की हवाएं मृदा अपरदन का प्रमुख कारण होती है। मृदा अपरदन के कारण में मूसलाधार वर्षा है, वनों की कटाई है, झूम खेती करते हैं लोग, एक जगह के वृक्ष काट कर दूसरी जगह खेती करना, प्रौद्योगिकी का प्रभाव, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्म आंधियां चलना, और समुच्च जुताई ना होना। फिर भूमि की ढाल है प्रमुख कारण में। तो यदि भूमि की ढाल अधिक होती है तो अपरदन को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। फिर मिट्टी के प्रकार पर भी अपरदन निर्भर करता है। यदि मिट्टी ढीली है, नम है, तो अपरदन बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है, यानी ढीली है और नम है। यदि मिट्टी कठोर है तो अपरदन मंद गति से होता है। फिर भूमि का उपयोग, खाली जमीन की चारागाह भूमि का अपरदन अधिक और सरलता से होता है। कृषि में लगी भूमि की अपेक्षा
अधिक सुरक्षित रहती है। कृषि की भूमि जो है वो कृषि में लगी भूमि अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होती है, क्योंकि ढलावदार भूमि पर सतही जुताई न होने पर अपारदन अधिक होता है। जुताई नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं है, तो पेड़ पौधों से विहीन भूमि होती है जो वहाँ आसानी से अपारदन होता है। फिर वनों के कटाव, वनस्पति रहित भूमि पर मिट्टी का अपारदन शीघ्रता और सरलता से होता है। वन तो वनस्पति नहीं होती तो अपारदन जल्दी होता है, और वन बाढ़ों की तीव्रता को रोकते हैं और मृदा अपारदन नहीं होने देते, परंतु वनों को काटने से मूसलाधार वर्षा मिट्टी को तीव्रता से बहा ले जाती है। फिर झूम कृषि भी व्यवस्था में वनों की सफाई की जाती है। झूम कृषि जब कहते हैं तो उसमें वनों की सफाई कर देती है और मृदा अपारदन बढ़ जाता है। फिर खनन, आज खनन को अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माना जाता है, लेकिन इसे दूसरे स्वरूप में खनन प्रक्रिया मृदा को विनाश कर देने वाली प्रक्रिया है। भूमिगत खनन के लिए मृदा के ऊपरी संस्तर को पूरी तरह साफ करना पड़ता है और मृदा अपारदन का स्वरूप नष्ट हो जाता है। जहाँ अनियंत्रित रूप से खनन प्रक्रिया सक्रिय होती है, वहाँ भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार सभी प्रक्रियाएं मृदा को ढीला करके शीघ्रता से अपारदन शक्ति को बढ़ाने में सक्रिय होती हैं, जिससे मृदा शीघ्र अपारदित होती है। फिर निर्माण कार्य यानी सड़क, रेल मार्ग, बांधों, भवन आदि निर्माण कार्य, गैस पाइपलाइन बिछाने आदि खुदाई के कार्य मृदा अपारदन की दर को बढ़ा देते हैं। ईंट भट्टे उद्योग आदि द्वारा बड़े पैमाने पर मृदा की खुदाई और विनाश किया जाता है। फिर मृदा अपारदन के प्रकार में मृदा अपारदन में जलवायु द्वारा होता है। मृदा अपारदन के प्रकार तो मृदा जल और वायु के द्वारा होता है। यदि जल और वायु का वेग तीव्र है तो अपारदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। मृदा अपारदन निम्न के अनुसार होता है: सामान्य अथवा भूगर्भिक अपारदन। यह क्रमिक और दीर्घ प्रक्रिया है। इसमें जहाँ एक तरफ मृदा की ऊपरी परत आवरण का ह्रास होता है, वहीं नवीन मृदा का भी निर्माण होता है और यह बिना किसी हानि की प्रकृति होती है। फिर तीव्र अपारदन, यह मृदा अपारदन निर्माण की तुलना में अधिक तीव्र, यानी मृदा का निर्माण कम होता है और अपारदन अधिक होता है, तीव्र गति से होता है। मृदा मरुस्थलीय, आर्द्र मरुस्थलीय और तीव्र वर्षा वाले भागों में मृदा अपारदन होता है। फिर अवनालिका अपारदन, तो इस तरह का अपारदन प्राय ढलावदार भूमि पर अधिक होता है। इस प्रकार की मृदा अपारदन में जल के वेग के कारण भूमि गहरी नालियों या गड्ढे बन जाते हैं और जगह जगह मिट्टी के जाने से जमीन उबड़ खाबड़ हो जाती है। अवनालिका अपारदन द्वारा चंबल के क्षेत्र में खड्डों यानी रेविनों का निर्माण हुआ है। फिर भूमि अपारदन के परिणाम क्या हैं? भूमि अपक्षय के परिणाम, तो विभिन्न प्रकार से होने वाली भूमि अपारदन के संयुक्त प्रभावों को राष्ट्रीय योजना समिति 1948 में निम्न परीक्षण किए गए, जिसमें भीषण तथा आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप, फिर जलधाराओं में गाद जमा होना, फिर निर्मित बांधों की घटती आयु। तो भूमि अपारदन के परिणाम के स्वरूप हुए हैं कि आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप बढ़ गया है और जलों में क्या हुआ, अपारदन से गाद का जमा हो जाता है, बांध की आयु घट जाती है, सूखे की लंबी अवधि जिसका प्रभाव नहरों पर पड़ता है। फिर जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे कुओं, नालों की सतह नीची हो जाती है और सिंचाई में कठिनाई होती है, उर्वरकता की कमी हो जाती है। फिर नदियों की तरह बालू का जम जाना, नदियों की तली में बालू जम जाती है, जिससे नदी की धारा में परिवर्तन होता है और नहर और बंदरगाहों का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। उच्च कोटि की भूमि नष्ट हो जाती है और कृषि का उत्पादन कम हो जाता है इससे। फिर गड्ढे में होने वाली भूमि का क्षरण, नदी के किनारे की भूमि में खेती योग्य भूमि की कमी बढ़ने लगती है। अब मृदा अपरदन रोकने हेतु भारत सरकार के प्रयास क्या किए गए हैं?
तो भारत में मृदा संरक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र तत्पर प्रयास और मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल ग्रिड, शुष्क मेखला कृषि, सामाजिक वानिकी, जल प्रबंधन जैसे कार्यक्रम संचालित कर रही है, जिससे लाखों हेक्टेयर भूमि को संरक्षित करने में सफलता मिली है, परंतु अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता शेष है। मृदा संरक्षण हेतु शैक्षणिक प्रयास किए गए हैं। शैक्षणिक प्रयास तो इसमें दामोदर घाटी निगम यानी हजारीबाग झारखंड में स्थित मृदा संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र जल संरक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो हजारीबाग में झारखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है जो प्रशिक्षण देता है। तो नदी घाटी परियोजना जैसे बाढ़ प्रवण नदी के सर्वर क्षेत्रों में अपरदित भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण करता है। नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के क्षेत्रों में अपरदित भूमि की उर्वरकता बढ़ाने हेतु के लिए मृदा संरक्षण केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम को माइक्रो मैनेजमेंट मोड में मिला दिया गया है। तो माइक्रो मैनेजमेंट मोड मिला दिया गया। इसका क्रियान्वयन 27 राज्यों में फैले हुए 53 सर्वण क्षेत्रों में किया गया है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है कि सर्वर क्षेत्रों में मृदा संरक्षण यानी पनधारा प्रबंधन और बहुआयामी समेकित दृष्टिकोण को अपनाकर भूमि अपरदन को रोकना। सर, पनधाराओं में भूमि क्षमता उत्पादकता की स्थिति में सुधार करना। तो उत्पादकता की स्थिति में सुधार करना, भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि की उपयोग को प्रोत्साहन देना, मृदा हानि को रोकना और सतही जल भंडारण में वृद्धि करना। फिर झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास कार्यक्रम अपनाया गया है। झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास कार्यक्रम को वर्ष 1994-95 में 8वीं योजना के दौरान 7 पूर्वोत्तर राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में शुरू किया गया था, जिनमें राज्य प्लान के लिए 100% केंद्र सहायता दी जानी थी और इसमें विभिन्न मृदाओं जल संरक्षण उपाय के माध्यम से झूम क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों की रक्षा करना था तथा अधिक भूमि अपरदन को कम करना था। फिर इसमें झूम परिवारों के पुनर्स्थापन को प्रोत्साहन देना, सामाजिक आर्थिक सुधार करना, प्रौद्योगिकी के अनुसार उपयुक्त भूमि प्रयोग की शुरुआत द्वारा झूम खेती के दुष्प्रभावों को कम करना। झूम खेती के क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना के क्रियान्वयन के तहत मृदा एवं जल संरक्षण के साथ साथ पशुधन विकास और घरेलू उत्पादन जैसे महिलाओं और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। अब क्षारीय मृदा के सुधार संबंधी केंद्रीय परियोजना कार्यक्रम। तो क्षारीय मृदा है उसके सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो इस योजना में 1985 और 86 में शुरू किया गया था और क्षारीय मृदा के सुधार संबंधी केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में क्रियान्वित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्षारीय मृदा की उत्पादकता में सुधार करना, जो क्षारीय मृदा है उसकी उत्पादकता में सुधार करना है ताकि अनुकूलतम फसल उत्पादित हो सके और सिंचाई व्यवस्था, खेतों का विकास जैसे समस्त समतल बनाना, मेड़ लगाना, बांध बनाना, जल निकासी व्यवस्थाएं, जैविक खाद आदि उपयोग करना है। मृदा संरक्षण के सामान्य उपाय क्या हैं? तो मृदा संरक्षण रोकने के लिए सामान्य उपाय में है कि पहाड़ी ढालों पर बंजर भूमि और नदियों के किनारे वृक्षारोपण किए। तो पहाड़ी ढालों पर वृक्षारोपण किए, बंजर भूमि पर और चराई पर नियंत्रण किया जाए और कम पानी वाले क्षेत्रों में बालू भागों में बक्से नुमा
गड्ढे बनाकर वृक्षारोपण किया जाए। फिर जोते हुए क्षेत्रों में रक्षात्मक आवरण बनाए, यानी फसलों को हेर फेर और को भूमि पर कुछ समय के लिए पड़ती खाली रहना वांछनीय है। तो खेतों की मेड़ और ढालू भूमि की ओर बांध बनाते समय जल प्राप्ति के अनुसार वृक्ष, झाड़ियाँ कताई लगाई जाए। बढ़ते हुए जल वेग को रोकने के लिए मेवाड़ बनाई जाए। सीढ़ीदार खेती और टेढ़े मेढ़े खेती की पद्धति अपनाकर उपजाऊ मिट्टी को बनाया जा सकता है। फिर बेहतर जल की मात्रा और भारीपन की कमी की आवश्यकता। तो बेहतर जल की मात्रा का उपयोग करें। तो बहते हुए जल की मात्रा और भारीपन की कमी करना आवश्यक है। इसके लिए पहाड़ी ढालों पर ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह किया जाए, छोटे तालाबों को बनाया जाए। फिर अतिरिक्त जल रोककर रखने के लिए विशाल जलाशय, जल सांभर तैयार किए जाएं, चेक डैम बनाए जाएं, खेतों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मेवड़े बनाए जाएं और जल का वेग कम कर दें। वृक्षारोपण किया जाए। मिट्टी द्वारा जल कटाई है उसे रोकने के लिए ढाल की ओर आड़ी खाइयां बनाई जाएं। फिर पशुओं को चराने के लिए निश्चित भूचारागाहों का विकास किया जाए और भूमि को खाली या खुला हुआ कम छोड़ना और भूमि को वनस्पति और पुआल आदि ढक कर रखा जाए और नमी की मात्रा बनी रहनी चाहिए। मिट्टी के क्षरण को रोकने के निम्न उपाय अपनाए जा सके, जैसे वनस्पति को ढककर तेज बूंदों के आघात से बचाया जाए। भारी भूमि पर पड़ी रहने वाली वनस्पति को तो सतह सड़ने दिया जाए और भूमि की जल ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हो, मिट्टी का कटाव रुके। फिर इसमें पौधों या दाल बोने से मिट्टी के कटाव रुकेगा। वायु द्वारा किए जाने वाले क्षरण के लिए उन खादों, रसायन एवं मल का उपयोग करके किया जाए और भूमि जल ग्रहण शक्ति बढ़ जाएगी और भूमि चिपचिपी हो जाएगी। और बिना बोए खेतों में बारी बारी से उसमें काम में लाया जाए, जिससे बोए हुए खेत में ढीली भूमि और भुरभुरी मिट्टी वायु द्वारा उड़ाई जाती है तो दूसरे खेतों में एकत्रित हो जाए और मिट्टी नष्ट ना हो। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए 2 मीटर ऊंची लोहे की चादरें और कतार के पेड़ वायु चलने की दिशा में लंबवत लगाए जाएं। तो इस तरह से मृदा अपरदन था। अब है प्राकृतिक वनस्पति और वन संसाधन।